अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की एक पोइम स्पीक अप के बारे में। ये पोइम आज इसलिए डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये क्लास 10th के सिलेबस में है, बल्कि ये इसलिए भी है कि इस पोइम को पढ़ने के बाद हमेशा ऐसा लगता है कि राइटर जो है शायद मुझसे ही बात कर रहा है। ये राइटर जो है, जो इसने ये पोइम लिखी है, ये शायद ये मेरे लिए इसने लिखी है। तो फैज़ अहमद फैज़ ने ये पोइम आज़ादी के कुछ साल पहले लिखी है, तकरीबन 1941 में। ये वो दौर था जब लोग डर की ज़िंदगी गुजारा करते थे, जब लोग डर की ज़िंदगी गुजारते थे। अंग्रेज़ों को अपने फ़ायदे के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होती थी वो वही करते थे। जिनसे इनको लगता था कि हमें फ़ायदा है, जिन चीज़ों से उनको लगता था कि इससे हमारे साम्राज्य को फ़ायदा हो सकता है, वो वही सारी चीज़ें करते थे। क्योंकि हमें तो ये पता है कॉलोनियलिज्म में ऐसा ही होता है कि जो कॉलोनाइज़र होता है उसकी आंखें हमेशा, इसका टारगेट हमेशा ये होता है कि जो कॉलोनाइजर कंट्री है इसके रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूटिलाइज करें। रिसोर्सेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो फैज़ अहमद फैज़ ने भी इस पोइम में लिखी है, जिनसे वो मुताकिब होकर बात कर रहा है, हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की भी बात कर सकते हैं कि कॉलोनाइजर का एक टारगेट होता है कि जितने भी रिसोर्सेज इस कॉलोनी में है, इस कॉलोनी कंट्री में है, इस पुअर कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। आमतौर पर जो कॉलोनी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा पीछे हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी को लेके, इकोनॉमी को लेके, डेवलपमेंट को लेके वो बहुत पीछे हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू द कॉलोनाइज़र। तो यहाँ पे क्या होता था कि वो बाकी रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे करते थे, मगर वो इस्तेमाल किस तरह का होता था, वो वन साइडेड हुआ करता था। वो हमेशा एक वन साइडेड हुआ करता था कि जब भी हम अगर हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करेंगे, जब भी रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने की बात आ जाती है तो जहन में दो चीज़ें होती है। एक ये कि एक तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरा एट द सेम टाइम जो सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री है, जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है, इनका भी फायदा हो। मगर कॉलोनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को फायदा हो, वहाँ पे सब्जेक्ट्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। तो इसी को लेके ये यहाँ पे पोइम जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की वो भयानक सूरत हाल को यहाँ पे बयां करता है कि किस तरह से अंग्रेज़ जो है उन्होंने यहाँ के लोगों को दबा के रखा था, किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के हर कोई राइट जो है वो छीन लिए थे। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को उसने ज़्यादातर यहाँ पे हाईलाइट किया है। इन दिनों जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी जरूरत नहीं हुआ करती थी कि वो इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिश के द्वारा ली गई पॉलिसी या डिसीजन होती थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस दौरान बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, इवन द पोइट्स जिनका मेन कंसर्न सोशल रिफॉर्म हुआ करता था या पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ करता था, जो चाहते थे कि लोगों को हम अवेक करें सो फार एज द सिचुएशंस ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, सो फार एज द कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड सिस्टम आर बीइंग कंसर्न। सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स आगे आ गए। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है हमारे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, और इसके साथ साथ हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब भी है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली फैज़ अहमद फैज़ की बात करेंगे क्योंकि आज हम इसी की पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पीक अप, जिसका नाम है स्पीक अप। ये पोइम फैज़ अहमद फैज़ की एक कलेक्शन ऑफ पोइम है जिसका नाम है नक्शे फरियादी से ली गई है। ये पोइम लोगों को उनके राइट्स के बारे में आगाह करती है। इट रिवील्स द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कि एक इंसान की जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है वो क्या है, वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो 1911 में पैदा होते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी लाइफ में जो शायरी का आगाज़ किया था, पोइम्स लिखने का जो इसने आगाज़ किया था, वहाँ पे एक ऑल टुगेदर चेंज देखने को मिलती है। जब फैज़ अहमद फैज़ को जेल लिया जाता है, वहाँ से उसके पोइम्स में एक नया ही रंग देखने को मिलता है। Faiz Ahmad Faiz was twice nominated for Nobel Prize. Faiz Ahmad Faiz won the Lenin Peace Prize in 1962. Faiz's poetry underwent a seminal change around 1940s when he gave up writing traditional poems. There is a paradigm shift from poetry for poetry's sake to poetry with purpose.
कहने का मकसद ये है कि फैज़ अहमद फैज़ भी लव पोएम लिखा करते थे, क्योंकि उस वक्त का दौर अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, उस वक्त ये एक रिवाज था हिंदुस्तान में। बहुत सारे शायर इमर्ज हो रहे थे, बहुत सारे उर्दू के शायर इमर्ज हो रहे थे, तो इसीलिए इसका भी जो मतलब कि पहले जो उसने शायरी शुरू कर दी है, दैट वाज कंसर्न विद द सेम थीम। बट जब 1940 आते आते उसको एहसास हो गया हमारे देश में इसके अलावा बहुत सारे और भी मसाइल है जो हल तलब है, जिनको हमें हल करने की ज़रूरत है, जिन पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे ये एक शिफ्ट करते हैं। ये शिफ्ट सबसे पहले उसकी एक सीरीज ऑफ पोइम मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, जिसमें सोशलिज्म का भरपूर नज़ारा देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ यहाँ से एक आउटस्पोकन सोशलिस्ट पोएट बन रहा। इन दिस पोएम फैज़ अहमद फैज़ कॉल्स अपॉन हिज पीपल टू स्पीक अगेंस्ट द। फैज़ अहमद फैज़ डरे हुए दबे हुए लोगों के हौसले बुलंद करना चाहता है। वो लोगों को उनकी कुदरती सलाहियतों के बारे में बताता है, जिन सलाहियतों पे सिर्फ उनका इख्तियार होता है। फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पे लोगों को कहता है कि आप लोगों के अपने होंठ है जो आप लोगों के अपने हैं, आप लोगों की रूह है जो आप लोगों की अपनी है, आप लोगों की एक तंदुरुस्त बॉडी है, एक स्ट्रेट बॉडी है जो आप लोगों की अपनी है। वो चाहते थे कि लोग अपनी इन आंखों का, अपनी इस जुबान का, अपने इस दिल का, अपने इस जिस्मानी कुव्वत का इस्तेमाल करें इस साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में, अपने देश की आज़ादी हासिल करने के लिए वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। वो चाहते थे कि लोग उठें, लोग बेदार हो जाएं और इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो लोगों को कहता है यही वक्त है, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं कर पाओगे, अगर आज इस जबर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाओगे, तो आप इस जबर को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आज इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते हो, तो आप कभी भी इस जुल्म से बाहर नहीं निकल सकते हो। क्योंकि हर नए दिन हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो जालिम है, जो कॉलोनाइज़र है, वो हर दिन ताकतवर बनता जा रहा है। और जितना हम कमज़ोर होते जाएंगे उतना ही वो हम पे दबाव डालेंगे, और जितना हम कमज़ोर होते जाएंगे उतना ही उनका जुल्म भी बढ़ता जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर क्लास, किसी रिलीजियस या किसी कास्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फैज़ अहमद फैज़ तो एक क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें कोई क्लास ना हो। ये ऐसी एक मूवमेंट होनी चाहिए जिसमें अमीर, गरीब, मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी है, हर कोई एक साथ मिलकर इसमें शामिल हो। Speak Up is a beautiful expression of the poet to defy oppression, a poem of profound meaning and courage that gives voice to the voiceless। जो मैं अभी तक आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो सारी पोएम है ये इस ऑपरेशन के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये वॉइसलेस के लिए एक वॉइस बन जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये लोगों को बोलता है कि आप बोलें, आप बोलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जुबान दी है, आप लोगों के पास लिप्स है जो आपके अपने हैं। आप बोलें, जो भी आप बोलना चाहते हो। जिस जुल्म में आप रह रहे हो, जो जुल्म आप लोग सह रहे हो, उस जुल्म के खिलाफ आप बोल सकते हो। आप लोगों को ये कुदरती हक मिलता है कि आप उसके खिलाफ बोल सकें। स्पीक अप, for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पे लोगों को मुताकिब होके ये कहता है, स्पीक अप, for your lips are not sealed। आपके मुंह पे ताले नहीं लगे हैं, आपके मुंह जो है वो सीले हुए नहीं है, आप बोल सकते हो। आपको बोलने का हक है। अगर आप लोगों पे जुल्म किया जाता है तो आप लोग बोलें, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मगर ये भी आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट है वो राइट स्पीक जो है उसको वायलेट करते हैं, लोगों को इसका हक नहीं दिया जाता है। छोटी छोटी सी बातों पे लोगों को पकड़ा जाता था, छोटी छोटी सी बातों पे लोगों को जेल लिया जाता था। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेके बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इंसान के बोलने की अहमियत क्या है, इंसान के बोलने का हक की अहमियत क्या है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। एक स्कॉलर है जिसका नाम है वोल्टायर। वो कहते हैं, डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट विल डिफेंड योर राइट टू से। बात है जो फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पे कह रहे हैं, स्पीक अप फॉर योर लिप्स और नॉट सील्ड। आप उठ के खड़े हो जाओ, आप जाग जाओ, आप अपनी आंखें खोलो, आप बोलो, इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाओ। इतना ही नहीं, एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन।
आपके अल्फाज जो है वो भी तो आपके अपने हैं, आप खुद उनको चुनकर बोल सकते हो। आप खुद सोचो, अल्लाह ताला ने आपको एक मॉरल बीइंग बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको रीजन दिया है, आप अपने वर्ड्स का इंतखाब कर सकते हो कि किस तरह से मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम, किस तरह से मैं इस जुल्म के खिलाफ बोल सकता हूँ, किस तरह से ये जुल्म खत्म हो सकता है, क्योंकि आपके वर्ड जो है वो भी आपके अपने हैं। अपराइट बॉडी इज योर, स्पीक वाइल योर सोल इज सिटिल योर ओन। दिस अपराइट बॉडी इज योर। अपराइट बॉडी मतलब होता है सीधा, मतलब कि एक खड़ी बॉडी, मतलब कि जो इंसान होता है वो एकदम खड़ा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो माने ले सकते हैं कि सबसे पहले जो जानवर होते हैं, जानवर अपराइट नहीं होते हैं, वो चार टांगों से चलते हैं। सिर्फ इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी सलाहियत दी है कि वो मतलब कि दो टांगों पे खड़ा होके चलता है, वो अपराइट होता है। तो ये कहना चाहता है, मगर यहाँ पे शायर का कहने का मतलब है कि आप कोई जानवर नहीं हो, क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं उनके साथ क्या होता है, अल्लाह ताला ने उनको ये इतना रीज़न नहीं दिया है, क्योंकि इंसान को ये अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। मगर आप तो इंसान हो, अगर आपने भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो याद रखना आप उस जंगली जानवर से बदतर हो। आप और उस जंगली जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, अगर अभी भी आपने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। एक तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हम इस तरह से भी ले सकते हैं, अपराइट बॉडी का मतलब है कि ये यहाँ पे देश के नौजवान की तरफ मुताकिब होके कहता है कि ये बूढ़े नहीं है जिनके कमर झुके हुए हैं, या इतने छोटे नहीं जो रिंग के चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ के जवानों के बारे में बात कर रहा है कि ये जवानी अभी आप लोगों की है, इस जवानी का इस्तेमाल करो अपने देश के लिए, इस जवानी का इस्तेमाल करो इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए। इतना ही नहीं, स्पीक वाइल योर सोल इज सेटल योर ओन है, तो ये कहता है कि अपनी ज़मीर को जगाओ, अपनी रूह को जगाओ, इस ज़मीर में ये चीज़ें डाल दो, इस ज़मीर को जगाओ, ताकि ये ज़मीर आपकी बॉडी को यूटिलाइज करे, आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करे, ताकि आपकी बॉडी जो है, आपके लिप्स जो है, आपके वर्ड जो है, इन सारी सलाहियतों का इस्तेमाल इस जुल्म और जबर के खिलाफ हों। लुक देयर इन दैट सिमिटी, इट इज रेड ओन फायरस फ्लेम, द पैडलॉक्स are already opening their mouths and each fetter is skating around। इस वाले सिटेंजा में आप लोगों को मेटाफर भी देखने को मिलेंगे, इमेजेस भी देखने को मिलेंगे। Look there in that cemetery, जरा आप देख लीजिए, इस लोहार के इस भट्ठी की तरफ देख लीजिए। एक अभी इस वर्ड मीनिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप देख लीजिए इस लोहार के इस भट्ठी की तरफ देख लीजिए। इट इज रेड ओन, ये पूरी तरह से लाल हो चुका है, जलने की वजह से ये बिल्कुल लाल हो चुका है। ओन तो आप लोगों को पता है कि एक बक्सा, एक वो डब्बा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है बहुत सारी हीट होती है। अगर यहाँ पे ब्लैक सीमेंट की मतलब ब्लैक सीमेंट का जो ये लोहार खाना होता है, अगर हम भट्ठी जो होती है उसकी भी बात करेंगे, जो अंदर का वो लाल वाला हिस्सा जो होता है वो डब्बा होता है, वो ओन होता है। इट्स रेड ओन, ये बिल्कुल लाल ओन जलता हुआ, एंड फायरस फ्लेम, और यहाँ से खतरनाक अंगारें उठ रही है। फायरस होता है खतरनाक, फ्लेम्स क्या होते हैं, चिंगारियाँ, बहुत ही खतरनाक चिंगारियाँ यहाँ से उठ रही है। इतना ही नहीं, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ, पैडलॉक्स होते हैं ताले, ताले अपना मुंह खोल रहे हैं, यानी कि ताले जो है वो खोल दिए जा रहे हैं, ताले खुल रहे हैं, जो उनमें वो इस तरह से जो ताला होता है ऊपर का, मतलब कि ये जो होता है वो खुल रहे हैं, ठीक है, ताले जो है वो खुल रहे हैं। एंड ईच फेटर इज स्केटिंग अराउंड, फेटर होते हैं जंजीर के वो टुकड़े, स्केटिंग अराउंड का मतलब होता है वो बिखरे पड़े हैं, वो फैले हुए हैं, उधर इधर वो फैले हुए हैं, जो अभी जंजीर के जो टुकड़े हैं वो इधर इधर फैले हुए हैं। ये थी वर्ड मीनिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मेटाफर कौन है। मेटाफर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मेटाफर इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पे हम दिखाते हैं कि किस तरह से दो चीज़ों की क्वालिटी सेम होती है। जैसे कि इन दैट सेमिटी, सेमिटी का इस्तेमाल यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सेमिटी यहाँ पे एक मेटाफर है। सेमिटी का किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, द फ्रीडम स्ट्रगल जो उस वक्त हो रही थी उसके लिए इस्तेमाल किया गया है।
ओन का इस्तेमाल शहीदों के लिए किया गया है। जो बहुत सारे लोग इस जंग आज़ादी में शहीद हो गए हैं, ओन का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। फ्लेम्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है लोगों की उभरती हुई आवाज़ें, लोगों की उठती हुई आवाज़ें, लोगों के एहतजाजों के लिए यहाँ पे फ्लेम्स का इस्तेमाल किया गया है। पैडलॉक्स एंड फेटर जो है वो क्लियरली सिंबलाइज करते हैं स्लेवरी। और अगर हम यहाँ पे इमेजेस की भी बात करेंगे, इमेजेस यहाँ पे जो पोएम ने इस्तेमाल किया, लाइक ब्लैक स्मिथ शॉप है, देयर इज ए रेड ओवन, फायर एज फ्लेम्स, ये सारी जो है इमेजेस है। आप लोग यहाँ पे ही मार्क भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेटाफोर्स यहाँ पे है वो कौन कौन सा है शबाई? सिमिथी है, रेड ओवन है, फायर एज फ्लेम्स है, पैडलॉक्स है, ठीक है। ये सारी जो है यहाँ पे मेटाफोर्स का इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इमेजेस का इस्तेमाल देखेंगे वो भी आप लोग हाईलाइट करके रखें। ब्लैक स्मिथ शॉप, ये एक इमेज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। देयर इज ए रेड ओवन, ये भी एक इमेज का इस्तेमाल है। या फायर एज फ्लेम्स, ये भी यहाँ पे एक इमेज के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो मकसद यहाँ पे क्या है, बोलने का मकसद क्या है, इसकी अगर हम मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे, पूरी इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। लुक देयर इज ए सेमिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि ये है फ्रीडम स्ट्रगल। अभी आग जल रही है। फैज अहमद फैज लोगों को यहाँ पे बोल रहा है आग जल रही है। कहते हैं ना कि स्ट्राइक आयरन वाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक आयरन व्हेन इट इज हॉट, या बहती हुई गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। अभी मौका है, अभी आग जल रही है, अभी आग जल रही है। अभी फ्रीडम मूवमेंट जो है बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रीडम मूवमेंट में जो ये जोश भरा है, ये जोश उन शहीदों के खून से आया है, जिन लोगों ने, जिन जवानों ने इस देश के लिए, जिन जवानों ने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपना रक्त बहाया है, अपना खून बहाया है। ये जोश आज़ादी, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की इतनी इंटेंसिटी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, ये इन मार्टियर्स की वजह से, उनके खून की वजह से है। इतना ही नहीं, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ, और ये जो आप लोगों के ये जो जंजीरें हैं, ये गुलामी की जंजीरें जो है वो अब थोड़ी थोड़ी खुलने जा रही है। ये खुलने जा रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि वर्ल्ड वार सेकंड शुरू होते होते ही हिंदुस्तान में हालात बदलने शुरू कर दिए। क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में जो एक्टिव, आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड जो है एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड है। और ये भी आप लोगों को पता है कि इतनी बड़ी कॉलोनी को मैनेज करना, एक साइड से जंग पे जाना, दूसरी साइड से इतनी बड़ी कॉलोनी को मेंटेन करना, ये कि इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ये कोई आसान बात नहीं है। तो इंग्लैंड एक तरफ से फंस गया था ये वर्ल्ड वार सेकंड में, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि अभी इंग्लैंड जो है वर्ल्ड वार सेकंड के साथ मतलब काम कर रहा है, वहां पे फंस गया है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास मौका है, हम मौके पे चौका मारने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे आज़ादी की जद्दोजहद को और ज़्यादा इंटेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यही वजह है कि जिसको लेके फिर मतलब कि कैबिनेट मिशन प्लान्स भी हुए हैं, या बाकी सारी जिसको लेके फिर हिंदुस्तान को आज़ादी देने का भी वादा किया गया है। तो यही ये क्या फैज अहमद फैज कह रहे हैं कि अभी मौका है, अभी आप लोगों के पास मौका है। आग गर्म है, लोहा भी गर्म है, इसको पिघला दो। अभी ये आज़ादी की जो गुलामी की जंजीरें हैं, ये मुझे बिखरती हुई नजर आ रही है, ये मुझे बिखरी हुई नजर आ रही है। अभी आप लोगों के पास मौका है, आप बोलो, आप उठो, आवाज उठाओ इस जुल्म और जबर के खिलाफ। स्पीक अप नाउ, फॉर टाइम इज रनिंग आउट, बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। टेल अस, फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड, स्पीक whatever you have to say. Speak up now, for time is running out. अभी बोलने का मौका है, नहीं तो वक्त जा रहा है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Before your body and mind fade away, इससे पहले कि ये आज़ादी की आग, ये जद्दोजहद जो है ठंडी पड़ जाए। अगर ये एक बार ठंडी पड़ गई तो फिर आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रह सकता है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, इससे पहले कि आप जिस्मानी और रूहानी आप कमज़ोर हो जाएं, मतलब यहाँ पे है इससे पहले कि वो वहाँ से वर्ल्ड वार सेकंड से वापस आ जाएं, अपनी क़ुव्वत में फिर से आ जाएं, और आप लोग तब तक कमज़ोर हो चुके होंगे, फिर आप लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी मौका है आप लोगों के पास, इससे पहले कि आप लोगों की क़ुव्वत ख़त्म हो जाए, इससे पहले आप लोगों के जज्बे ख़त्म हो जाए, इससे पहले आप लोगों के हौसले ख़त्म हो जाए, आप उठो, आप लड़ो, क्योंकि यही सही मौका है लड़ने का। टेल अस, अब बता दो, फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड, सबको ये दिखा दो कि सच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, सबको ये बात बता दो।
फैज़ अहमद फैज़ लोगों को कह रहा है कि ये यहाँ पे छुपने वाली बात नहीं है, सच को छुपाना किसी के बस की बात नहीं है। अब सबको पता चल गया है कि क्या सही है और अब सबको पता चल गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। स्पीक वट एवर यू हैव टू से। मेरे हम वतन साथियों, अभी मौका है, उठ के खड़े हो जाओ, बोलो। ये जो भी आप लोगों को बोलना है, इस जुल्म इस जबर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करो। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।